आप लोगों को सॉइल सैम्पलिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन जो स्पेसिफिकली इकोलॉजी के हिसाब से जिन चीज़ों को अहमियत दी जानी चाहिए और एक प्रॉपर इकोलॉजिकल साइंटिफिक वे में जिस तरह से सॉइल सैम्पलिंग की जानी चाहिए, जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाना चाहिए या डेप्थ इस्तेमाल करनी चाहिए या प्रॉपर उसको स्टोरेज और एनालिसिस के वेज जो होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टडी करेंगे। तो सॉइल सैम्पलिंग, किसी भी चीज़ की जो सैम्पलिंग होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी सैंपल लेकर आइदर हम प्लांट सैंपल लेते हैं या हम वाटर सैंपल लेते हैं या हम सॉइल सैंपल लेते हैं, किसी भी सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं उसके पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, और उसके फिर हम केमिकल एनालिसिस करते हैं और उन एनालिसिस की बेस पर हम उसकी जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो देते हैं। सॉइल टेस्टिंग की अहमियत क्या है, क्यों हम सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और सॉइल को टेस्ट करते हैं? क्योंकि सॉइल टेस्ट रैपिड होते हैं, दे आर अफोर्डेबल। उसके बाद हम वहाँ पे मौजूद जितना भी हैबिटेट है उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। एंड सॉइल टेस्टिंग इज रिप्रोड्यूसिबल। हम बार बार सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं और उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी चेक कर सकते हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स का प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग वाइडली एप्लीकेबल है, यानी बहुत ज़्यादा फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ हैं जिनमें सॉइल टेस्टिंग बेसिक अहमियत रखता है। बेसिक टेस्ट ही सॉइल टेस्ट किए जाते हैं। देन उसके बाद किसी भी जगह की, किसी हैबिटेट की या इवन किसी क्रॉप फील्ड की फर्टिलिटी के अंदर चेंजेस को ट्रैक करना हो तो हम सॉइल टेस्ट करते हैं। और अगर किसी जगह की फर्टिलिटी की बुनियाद हम उससे चेक करके हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अब वहाँ पर किस न्यूट्रिएंट की कमी है और उसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाने चाहिए वहाँ पर ग्रो करने वाले प्लांट्स की बेटर ग्रोथ एंड यील्ड के लिए। तो हम जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लान डेवलप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग की बेसिक्स को अगर देखा जाए तो अगर सैंपल प्रॉपरली मीनिंगफुल वे में नहीं कलेक्ट किया जाएगा तो उससे होने वाला जो भी टेस्ट है या रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। तो सॉइल टेस्टिंग इज नॉट यूजफुल विदाउट मीनिंगफुल सैंपल्स। एंड इट सॉइल टेस्टिंग की बेस क्या है? कलेक्शन ऑफ अ गुड सैंपल। सबसे पहले एक अच्छा सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, देन उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो जो इन शॉर्ट इन शॉर्ट सॉइल सैम्पलिंग का प्रोसीजर है, डिटेल में हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट इसके 3-4 बेसिक स्टेप्स हैं कि सबसे पहले जहां से सैंपल कलेक्ट किया जाना है वहां से लिटर या ग्रास को थोड़ा सा स्क्रैप करके रिमूव कर लिया जाए, और उसके बाद वहां पर एक कोर लिया जाए कोर सैम्पलर से, और उसको रिमूव किया जाए एक, ठीक है, इसके लिए यूज की जाए एक ट्यूब या ऑगर या शॉवल यूज किया जाए, और उसमें से ये ऑगर है जो साइड पिक्चर में आपको नजर आ रहा है ना, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही थी ना? इकरा बशीर, आप बताइए मुझे। जी मैम आ रही थी। ओके। तो
पहला स्टेप क्या है कि जिस जगह से सॉइल सैंपल लेना है उसको स्क्रैप करके वहां से ग्रास या लिटर को हटा देना है और एक कोर सैंपल लेना है। कोर सैंपल लेने के लिए स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स यूज होते हैं जिनको ट्यूब, ऑगर या शॉवल कहा जाता है। यानी कोर सैंपल एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से, एंड उसको एक प्लास्टिक बकेट में डालते हैं और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके उसमें से 1 कप ऑफ सॉइल जो है वो ले लिया जाता है टू फर्दर टेस्ट। एंड उसको एयर ड्राई करके उसको अच्छे तरीके से लेबल किया जाता है। अगर लैब में टेस्टिंग फैसिलिटीज हों तो खुद उसका सॉइल टेस्ट कर लिया जाता है, वरना उसको किसी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। ये इसका एक शॉर्ट प्रोसीजर है सॉइल सैंपलिंग का। सो फॉर टेकिंग अ गुड सॉइल सैंपल सबसे पहले डिसाइड करना है कि सैंपलिंग इक्विपमेंट कौन सा इस्तेमाल करना है। सॉइल की डेप्थ कितनी होनी चाहिए आपके स्टडी एरिया के हिसाब से। कौन सी सॉइल डेप्थ है जहां से एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा सैम्पलिंग से पहले आपको अपने टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स भी प्री डिसाइड होने चाहिए और लोकेशन भी आपने नोट करनी है विद इन योर स्टडी एरिया कि कहाँ से, कौन सी जगह से, कौन से ग्रिड पॉइंट से आपने प्लांट सैंपल, ये सॉइल सैंपल कलेक्ट किया था। फिर आपके पास एक क्लीन प्लास्टिक पेल होनी चाहिए, यानी बकेट होनी चाहिए जिसके अंदर इंडिविजुअल कोर्स डाल के उनको मिक्स किया जाना है। और एक लाइट कोर होना चाहिए, कोट ऑन द इंटीरियर ऑफ द सैम्पलिंग प्रॉब या इक्विपमेंट जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर की तरफ जहां पर सॉइल सैंपल ने होना है उस जगह पर कोई भी लुब्रिकेंट स्प्रे कर दिया जाना चाहिए ताकि सैम्पलिंग के बाद वहां से जो सॉइल सैंपल है उसको रिमूव करना आसान हो। और इसके अलावा स्टडी एरिया का मैप और जीपीएस सिस्टम जो है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए ताकि लोकेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड या उसके स्पेसिफिक जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जा सके। उसके बाद आपके पास सैंपल्स को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए सॉइल बैग्स होने चाहिए जो यूजुअली ये जो होते हैं ना ब्राउन एनवेल्प्स ये होते हैं, या इसके अलावा जो बॉक्सेस होते हैं, टिन्स होते हैं, वो भी यूज किए जा सकते हैं। सॉइल की सैम्पलिंग आप कर रहे हैं तो आपको सॉइल की प्रॉपर जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। सॉइल की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो है कि इट इज द अनकंसोलिडेटेड upper part of the earth crust which is used as a medium of plant growth। ठीक है, soil is the unconsolidated upper part of the earth crust which is used as the medium for the plant growth। और अनकंसोलिडेटेड का क्या मतलब होता है? अनकंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड है, यानी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स है और एक सख्त या गैर मुस्तहकम है, ये अनकंसोलिडेटेड है और एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। और यूजुअली ये जो क्रस्ट, ये लेयर है अर्थ क्रस्ट की, इसमें प्लांट्स की को ग्रो किया जाता है या नेचुरली प्लांट्स जो है इस लेयर में ग्रो करते हैं। Soil is unconsolidated upper part of the earth crust which is used as the medium of the plant growth। एंड क्योंकि ये हेट्रोजेनस होती है इसके अंदर रॉक्स भी होती हैं, इसके अंदर ग्रासेस की रूट्स भी बहुत अंदर तक डीपली जो हैं वो होती हैं और इसके अंदर जो है वो इस मॉइस्चर कंटेंट्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स भी होते हैं। तो इसके जो है इट वेरीज अक्रॉस द सरफेस एंड विद डेप्थ के
जो पोर्शन इसका एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज है उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप डीप इन द सॉइल जाते हैं, डेप्थ के साथ साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें वेरिएशन आती जाती है। तो ये जो वेरिएशन है, it is caused by contact with the atmosphere and the biosphere as well as by the flow of the groundwater के वेरिएशन इस तरह से है कि जो एटमॉस्फेयर की तरफ एक्सपोज्ड लेयर है, ऑफ कोर्स उस पे एटमॉस्फेरिक जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा, और जो इनसाइड डेप्थ में जो लेयर है वहाँ पर मौजूद जो ग्राउंड वाटर है और इनसाइड द ग्राउंड जो चीज़ें हैं उनका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन डिफरेंट लेयर्स जो है वो डिफरेंट होती हैं। Therefore, डिफरेंट साइट्स की बेस पर जो डिफरेंट स्टैंडर्ड डेप्थ है कलेक्शन ऑफ सैंपल्स के लिए वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फॉरेस्ट को स्टडी एरिया लेते हैं और फॉरेस्ट में से सॉइल सैम्पलिंग आपने करनी है, तो बेस्ट सॉइल सैंपल है कि आप 8 इंच की डेप्थ से सैंपल लें। ठीक है, अपना जो भी आपका सैम्पलिंग प्रॉब है या सैम्पलिंग ऑगर है उसको आप 8 इंच तक उसके अंदर पहले पेनिट्रेट करें और उसके बाद वहां से वो सैंपल आप कलेक्ट करें। सेकेंड वन इसमें दी हुई एग्जांपल रेजिडुअल नाइट्रेट की। ठीक है, रेजिडुअल नाइट्रेट का क्या मतलब होता है कि किसी फील्ड में कोई क्रॉप लगाई गई हो और उसको हार्वेस्ट कर लिया गया हो, तो जस्ट आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ दैट क्रॉप जो उस जमीन में नाइट्रेट कंपोनेंट्स मौजूद हैं उसको कहते हैं रेजिडुअल नाइट्रेट। तो अगर आपने किसी फील्ड में रेजिडुअल नाइट्रेट्स की टेस्टिंग करनी है तो फिर वहां पर आप जो डेप्थ लेंगे वो तकरीबन 24 इंच 23 इंच या 24 इंच जो है वो डेप्थ तक प्रोब को गुजार कर वहां से सैंपल जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो दैट सैंपल विल बी अ बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर टेस्टिंग द रेजिडुअल नाइट्रेट। ठीक है, रेजिडुअल नाइट्रेट की समझ आ गई ना आपको कि कोई क्रॉप हार्वेस्ट की हुई हो तो उसके बाद उस जगह पर जो नाइट्रेट की अवेलेबिलिटी होती है उसको कहते हैं रेजिडुअल नाइट्रेट। तीसरी चीज इसमें दी हुई है प्री साइड ड्रेस टेस्ट। ठीक है, प्री साइड ड्रेस टेस्ट तब किया जाता है कि अगर किसी जगह पर कॉर्न जो है वो लगानी हो, कॉर्न की क्रॉप लगानी हो, तो कॉर्न को ग्रो करने से पहले वहां पर नाइट्रेट्स की अवेलेबिलिटी को चेक कर लिया जाए, तो उसको कहते हैं प्री साइड ड्रेस नाइट्रेट अवेलेबिलिटी टेस्ट। तो वहां पर इस टेस्ट को करने के लिए जो डेप्थ रखनी है सॉइल सैम्पलिंग की वो तकरीबन 8 पॉइंट आप कितना कह सकते हैं, तकरीबन 15-16 इंचेस बन रहे हैं। ये देखें 8 इंच एंड 16 इंच के दरमियान में तकरीबन ये सैम्पलर, तो इतनी इसकी जो है वो डेप्थ से सॉइल कलेक्ट किया जाना चाहिए। नंबर 4 पे टर्फ की बात की हुई है। टर्फ जो होता है वो एक ग्रासी पैच होता है। किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पर ग्रासी पैच अगर है, कोई ग्रास वाला पैच है, वहां से अगर सैंपल लेना है तो उसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन आप 6 इंच रखेंगे। जैसे लॉन से अगर आपने सैंपल कलेक्ट करना है तो आप अपने सैंपल की डेप्थ जो है वो 6 इंच रखेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा फील्ड है, ऐसी जगह है जहां पर प्लोइंग हुई है, प्लोड सॉइल है, तो वहां पर भी जो डेप्थ है वो 8 इंच होगी, जस्ट लाइक द सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया। उसके बाद अगर कोई फील्ड है, क्रॉप फील्ड है, लेकिन वो अभी
प्लांट ग्रोथ के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ हुआ, यानी उसमें टिलेज नहीं हुई भी, उसके अंदर जो सॉइल है उसको प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तो अभी नो टिल सॉइल के लिए आप दो तरह के सैंपल्स लेके कंपोजिट सैंपल बनाते होते हैं। एक लेते होते हैं 6 इंच की डेप्थ से और एक लेते होते हैं 8 इंच की डेप्थ से, उन दोनों को मिक्स करके उसको दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नॉन टिलेज सॉइल सैंपल। लास्ट इसमें है रिज टिल, ठीक है, रिज टिल। तो रिज और टिल यानी कि या आपके पास कोई हिली एरिया है, कोई माउंटेनस एरिया है, और या फिर टिलेज वाला एरिया है, यानी जगह जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर की हुई है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ऐसे एरिया से सैंपल जो है वो साइड से लेते होते हैं, यानी बिल्कुल ऊपर सरफेस से, माउंटेन या हिल है तो उसकी टॉप से ऊपर से नहीं लेते होते, बल्कि उसकी स्लोपी एरिया से साइड से उसको लेते होते हैं, थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा रख के सैंपलर को, और इसकी डेप्थ भी तकरीबन रखते होते हैं 6 इंच। So these were the general recommendations for depth of sampling. अब सैम्पलिंग के जो वेज हैं, सॉइल सैंपल कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द अपर मोस्ट फुट ऑफ द सॉइल, एंड अगर अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल से लेने हो तो एक सिंपल स्कूप का भी इस्तेमाल किया जा सकता होता है, कि जस्ट स्कूप से आपने मिट्टी ले ली सबसे बाहर वाली लेयर से। इसके अलावा सॉइल की लूजनिंग की जा सकती है शॉवल को या स्पेड को यूज करते हुए, और फिर उसमें से एक स्कूप जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन अगर डेप्थ से लेना है तो फिर उसके लिए ये रिकमेंडेशंस थी जिनको मद्देनजर रखना चाहिए। अब डिफरेंट सॉइल सैंपलिंग डिवाइसेस होती हैं, और यूजुअली जो सॉइल सैंपलिंग डिवाइस होती है उसको किसी टफ मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए, ताकि जब उसको जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट किया जाए या फोर्स किया जाए तो वो जो है खराब ना हो, ठीक है, आसानी से सॉइल के अंदर धंस सके या पेनिट्रेट हो सके। इसलिए जो यूजुअल सॉइल सैंपलिंग डिवाइसेस होती हैं वो ब्रास की बनी हुई होती हैं, स्टील की बनी हुई होती हैं, या प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। समटाइम्स उनके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग भी हुई हुई होती है, ताकि इनके ऊपर जो कंटामिनेशन है मेटल्स की उसको रोका जा सके। इसके बाद जो स्टेनलेस स्टील सैम्पलिंग डिवाइसेस होती हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं यूजुअली लैब्स में या इंस्टीट्यूट्स में। जो ऑगर, सॉइल ऑगर यूज़ किए जाते हैं या सॉइल सैम्पलर्स यूज़ किए जाते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको मैंने टेफ्लॉन कोटेड बताया ना एक चीज, तो टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन जो है वो एक ब्रांड है सिंथेटिक केमिकल्स का, ठीक है। और ये टेफ्लॉन जो है, इसको अगर डिटेल में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन है, एक सिंथेटिक केमिकल है जिसको टेफ्लॉन कहा जाता है। और ये वाटर प्रूफ होता है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर कोटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिक्शन के असरात को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और नॉन स्टिकी सर्विसेज बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। देन स्टेनलेस स्टील सैम्पलिंग ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं, और क्रोम और निकल प्लेटेड डिवाइसेस को अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि स्क्रैचिंग की वजह से कंटेमिनेशन आ जाती है सैंपल्स के अंदर। और जब एक सैम्पलिंग डिवाइस को सॉइल के अंदर पुश किया जाता है, फोर्स किया जाता है, तो एट दैट टाइम क्योंकि फ्रिक्शन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रही होती है बिटवीन द टूल एंड सॉइल, तो इसलिए मोस्टली ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सैम्पलिंग डिवाइस यूज़ की हुई हो वो उस फ्रिक्शन को बेयर करने के काबिल हो।
इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो सॉइल सैम्पलिंग इक्विपमेंट है उसमें शॉवल यूज़ किया जाता है, क्लीन टूल्स यूज़ किए जाते हैं और सैंपल फ्रॉम द प्रॉपर डेप्थ एंड लोकेशन लिया जाता है और सैंपल्स को क्लीन बकेट में रखा जाता है। पुश प्रॉब एक इक्विपमेंट है, ये आपको साइड पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये पुश प्रॉब है। पुश प्रॉब टी शेप में बना हुआ होता है और ये जो इसका टी वाला हिस्सा है यहाँ से इसको दोनों साइड से हाथ में पकड़ा जाता है जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है और इसको पुश किया जाता है इस वाले हिस्से को और इतनी डेप्थ तक पुश किया जाता है जिस डेप्थ से आपने उसका सैंपल लेना है। तो ये ट्यूब जो है इसका डायमीटर जो होता है वो ये 1 इंच का होता है usually, and it is convenient to use in soils without stone. अगर कोई स्टोनी सॉइल है तो वहां पर फिर इसको यूज करना मुश्किल हो जाता है और इसकी ट्यूब में से आसानी से सैंपल रिमूव किया जा सकता है। फिर एक ऑगर होता है। ऑगर ऑगर जो होता है ये रॉकी या स्टोनी सॉइल्स में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता होता है, हार्ड सॉइल्स में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता होता है और ज़्यादा डेप्थ से जब सैंपल लेना हो तो भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ऑगर के आगे लगाने के लिए वैरायटी ऑफ टिप्स एंड वैरायटी ऑफ डिजाइंस अवेलेबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सॉइल टेक्सचर्स। तो जो सॉइल टेक्सचर जिस एरिया का होता है उसी हिसाब से फिर इसकी टिप्स जो हैं वो यूज की जाती हैं। ये आपको साइड डायग्राम पे एक ऑगर नजर आ रहा है और ऑगर के आगे ये डिफरेंट टिप्स हैं जो लगाई जा सकती हैं फॉर डिफरेंट सॉइल टेक्सचर। उसके बाद एक बहुत बड़े लेवल पर अगर सैम्पलिंग करनी है बहुत बड़े बड़े फील्ड्स में तो उसके लिए स्पेसिफिक जो मशीनरी है वो भी इस्तेमाल होती है। जैसे ये देखें, ये सैम्पलर एक लगा हुआ है ट्रैक्टर के ऊपर, ट्रैक्टर माउंटेड सैम्पलर इसको कहते हैं। इसी तरह से ट्रक माउंटेड सैम्पलर्स भी होते हैं, एटीवी माउंटेड सैम्पलर्स भी होते हैं। तो डिफरेंट जो है वो सैम्पलर्स इस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, पुश प्रॉब सिंपलेस्ट सैम्पलर है, ऑगर उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एंड मशीन माउंटेड जो सैम्पलर्स हैं वो सबसे कॉम्प्लेक्स या सबसे हाई लेवल के लिए इस्तेमाल होने वाले सैम्पलर्स हैं। सैंपल की हैंडलिंग या शिपिंग किस तरह से की जाती है? जब आप इंडिविजुअल कोर्स ले लेते हैं, इंडिविजुअल कोर्स एक दफा ये ट्यूब भर के लेंगे आप, वो एक कोर होगी, फिर से आप लेंगे फिर एक कोर होगी। तो एक इंडिविजुअल कोर्स जब आप ले लेते हैं, इकट्ठे ले लेते हैं बकेट्स में, तो उसके बाद उसके लम्प्स को तोड़कर उसमें से जो स्टोनी मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करके उसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसको उसके जो स्टोरेज बॉक्सेस या स्टोरेज एनवेल्प्स हैं उनके अंदर डाल दिया जाता है और उनको प्रॉपरली लेबल कर लिया जाता है। बट रिमेंबर वन थिंग कि सॉइल सैंपल्स को वेट नहीं यूज करना, बल्कि पहले उसको एयर ड्राई करना है, उसके बाद उसको जो स्टोरेज बॉक्सेस हैं या स्टोरेज इन्वेल्प्स हैं उनमें डालना है और केयरफुली ईच सैंपल कंटेनर को लेबल करना है। उसके ऊपर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन उसकी लिखनी है कि फील्ड एरिया या लोकेशन कैसी थी जहां से वो सैंपल जो है वो कलेक्ट किया गया। और अगर आपने सैंपल किसी लैब में भिजवाना है तो हर लैब का एक स्पेसिफिक परफॉर्मा होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है सैंपल से रिलेटेड आपको फिल करनी होती है। तो अगर किसी लैब में टेस्टिंग करवानी हो तो उनका परफॉर्मा पहले अच्छे तरीके से फिल करके साथ जो है वो अटैच करना पड़ता है अपने सैंपल के। उसके बाद इक्विपमेंट कंसिडरेशंस साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताई हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ प्रॉब्स एंड शॉवल्स जो होते हैं वो रॉकी सॉइल में बेस्ट काम नहीं करते, तो उस केस में फिर ऑगर का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। तो ऑगर्स जो हैं ये बेस्ट वर्क करते हैं सैंडी टेक्सचर सॉइल्स में, और special tools sometimes used in sampling turf, and use a tool that permits sampling to a consistent accurate depth, कि अपनी सबसे पहले अपनी स्टडी एरिया के हिसाब से अपने टूल का सिलेक्शन अच्छा करना चाहिए, कि आप ऐसा सैम्पलर यूज करें जो उस एरिया के साथ कंसिस्टेंट हो, वहां पे एक्यूरेट डेप्थ से आसानी के साथ आपको सैम्पलिंग करके दे सके। उसके बाद है कि सैंपल कलेक्शन की टाइम एंड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कि अगर आप एक स्टडी एरिया की आप स्टडी कर रहे हैं 2 या 3 साल की या इससे ज़्यादा की, तो आप हर साल वहाँ से सैंपल कौन से टाइम पे कलेक्ट करें, क्योंकि सीजनल वेरिएबिलिटी होती है, एक साल में डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट सीजन्स चल रहा होता है, तो इसलिए ज़्यादातर जो सॉइल पीएच होती है वो सीजनल वेरिएबिलिटी के हिसाब से अफेक्ट होती है। तो इफ़ पॉसिबल आप हर साल, अगर ज़्यादा सालों का डेटा लेना है तो हर साल सेम टाइम ऑफ द ईयर में सैंपल को कलेक्ट करें, ताकि वेरिएबिलिटी को रिड्यूस किया जा सके। लेकिन अगर आप पॉसिबल नहीं है एट द सेम टाइम सैंपल कलेक्ट करना, तो भी जो सॉइल के मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। आप in case if it is not possible to sample at the same time, then the soil parameters still will be useful for making nutrient decisions. आप अभी भी थोड़ी बहुत अगर वेरिएशन हो जाती है तो भी कोई मसला नहीं होता, आपके लिए वो डेटा जो है वो वैलिड ही होता है। देन जो सैंपल्स लिए जाते हैं उनकी मेजरली 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है ग्रैब सैंपल और एक होती है कंपोजिट सैंपल। ग्रैब सैंपल जो होती है वो डिस्क्रीट सैंपल होता है, यानी छोटा सैंपल होता है, एक छोटे सैंपल को ग्रैब सैंपल कहा जाता है, वो जो एक स्पेसिफिक लोकेशन से किसी एक पॉइंट से ले लिया जाए, और if the environmental medium varies spatially and temporally, then a single grab sample is not representative and more samples needed to be collected. तो grab sample की जो यूज करने की एबिलिटी पोटेंशियल होता है वो कम होता है, क्योंकि अगर ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वेरिएशंस ज़्यादा हो रही हैं स्पेशली या टेम्पोरली, तो एट दैट टाइम फिर सिंगल ग्रैब सैंपल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज़्यादा सैंपल्स को कलेक्ट करना पड़ता है। कंपोजिट सैंपल क्या होता है कि आप बहुत सारे ग्रैब सैंपल्स को ले लें और उनको आपस में मिक्स करके एक एवरेज सैंपल बना लें, उसको कहते हैं कंपोजिट सैंपल। एंड होल कंपोजिट सैंपल में बी मेजर्ड और रैंडम सैंपल्स फ्रॉम द कंपोजिट में बी विथड्रॉन और मेजर्ड। कंपोजिट सैंपल के लिए सैंपल्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट पॉइंट से लिए जा सकते हैं और फिर उनको मिक्स किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो है ये एक एवरेज मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और लेकिन इसमें क्या है कि कंपोजिट सैंपल्स को उसी जगह पर इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद होता है कि जहाँ पर वेरिएबिलिटी या ट्रेंड लॉस्ट की कोई आपको खतरा ना हो। यानी एक एरिया के अंदर डिफरेंट, अगर आप रैंडम सैंपल्स लेते हैं और उनको आप कंपोजिट बना लेते हैं, तो अगर आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल एक एक मीटर के फासले से भी वेरिएशन जो है इफेक्ट करती हो अपने डेटा को, तो उस वक्त फिर वो कंपोजिटिंग या कंपोजिट सैम्पलिंग जो है वो यूजफुल नहीं होती है। तो यूजुअली कंपोजिटिंग ऐसी जगह पर इस्तेमाल की जाती है जहां पर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबिलिटी पैटर्न या ट्रेंड जो है वो अहमियत ना रखती हो या आप वो नोट ना कर रहे हो, उस वक्त आपके लिए वो फैक्टर्स क्रिटिकल ना हो, तो एट दैट टाइम कंपोजिटिंग विल बी वेरी इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल आप अगर स्टडी कर रहे हैं एक एक्सपोजर टू टोबैको स्मोक इन एन इंडोर एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो a several hour composite sample will provide more reliable information than the several grab samples. इस तरह की जगह पर फिर जो composite sampling है वो यूजफुल होती है।
देन जोन सैम्पलिंग एंड ग्रिड सैम्पलिंग क्या होती है? यानी आपकी जो रेंडमाइजेशन है कि आपने जो रैंडम सैंपल्स लेने हैं उसके लिए आपने क्या क्राइटेरिया अपना मेंशन करना है या अपना रखना है क्राइटेरिया। तो जोन सैम्पलिंग कर सकते हैं और ग्रिड सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। जोन सैम्पलिंग को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या है कि इट यूजेस फार्मर नॉलेज ऑफ फील्ड वेरिएशन, के पहले से आपको अपने स्टडी एरिया की वेरिएशन का पता होना चाहिए। And zone sampling is excellent if location of variation known, and it you can use it if there are regular or repeating patterns, यानी थोड़े थोड़े फासले से सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस हों तो एट दैट टाइम आप जोन सैम्पलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूजली जो आपका मोर देन 5 एकर्स एरिया है, यानी बहुत बड़ा स्टडी एरिया है, तो उस जगह पर जोन सैम्पलिंग की जा सकती है। ग्रेड सैम्पलिंग क्या होती है कि अननोन सोर्स ऑफ वेरिएशन को लोकेट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि यानी ऑलरेडी आपको अपने एरिया के ऊपर वेरिएशन का पता ना हो और आप फील्ड मैप की मदद से जो है इसको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर सकें उस एरिया पे, और अपने नॉलेज की बेस पे, अपने सैम्पलिंग और टेस्टिंग की बेस पर वहाँ की फर्टिलिटी के बारे में आप बता सकें। ये है जी जोन सिस्टम एंड ग्रिड सिस्टम। आप पिक्चर में आप इसको दे सकते हैं कि ग्रिड सिस्टम में एक एरिया को डिफरेंट ग्रिड्स में डिवाइड किया हुआ है। ग्रिड कहते हैं ना एक स्पेसिफिक डायमेंशन का पॉइंट, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई को मेजर करके फिक्स कर लिया जाए। और जोन्स हैं कि इरेगुलरली आप एक एरिया को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर लें। ये ग्रिड है, ग्रिड सिस्टम है, ये जोन सिस्टम है। अब फर्दर हर ग्रिड के अंदर से रेंडमली आप सैंपल कर लें तो उसको कहते हैं ग्रिड सैंपलिंग। और जोन सिस्टम में आप हर जोन में से रैंडम सैंपलिंग कर लें तो उसको कहते हैं जोन सैंपलिंग। ठीक है, so this one is the difference between the grid and zone sampling. अब फर्दर ग्रिड्स के अंदर मजीद जो है वो ग्रिड के सेंटर से भी सैम्पलिंग की जा सकती है, ग्रिड्स के इंटरसेक्शन से सैम्पलिंग की जा सकती है, और ग्रिड के अंदर रैंडम लोकेशंस पर भी सैम्पलिंग की जा सकती है। ग्रिड्स के अंदर ही कंपोजिट सैम्पलिंग भी की जा सकती है और ग्रिड पॉइंट सैम्पलिंग भी की जा सकती है। कंपोजिट सैम्पलिंग आप देखें इस तरह से होगी कि आप हर एक ग्रिड में से कंपोजिट डिफरेंट रैंडम सैंपल्स लेकर उनका कंपोजिट बना लें, और लार्ज साइज ग्रिड्स जहां पर हों वहां पर ये सैम्पलिंग की जाती है। और इसके बाद जो पॉइंट सैम्पलिंग है, ग्रिड पॉइंट सैम्पलिंग, वो है कि हर ग्रिड में से अंदर आपने स्पेसिफिक 3 या 4 पॉइंट लगा लेने हैं एक ही जैसे सारे ग्रिड्स के अंदर, तो वहां से जो सैंपल करेंगे उसको कहेंगे ग्रिड पॉइंट सैम्पलिंग। अब ये जो कंपोजिट ग्रिड कंपोजिट सैम्पलिंग है उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। फील्ड कंपोजिट्स हैं। फील्ड कंपोजिट्स में सैम्पलिंग रिप्रेजेंटिंग द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फील्ड, के आप हर ग्रिड में से रैंडमली सैंपल्स लेकर उनको मिक्स करें तो उसको कहते हैं फील्ड कंपोजिट। और अगर आप हर ग्रिड को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर लें और डिफरेंट लेयर्स के सैंपल्स को अलग अलग लेकर उनको कंपोजिट बना लें तो उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपल। और ग्रिड कंपोजिटिंग होती है जिसमें आप हर ग्रिड के अंदर मजीद ग्रिड्स सब ग्रिड्स बना लें, यानी सब एरियाज आप उसके कोऑर्डिनेट्स को मेजर करके सब डिफरेंट फिक्स नंबर में उसकी सब सेक्शनिंग कर लें और वहां से आप सैंपल लेकर उनको मिक्स कर लें तो उसको कहते हैं ग्रिड कंपोजिटिंग।
अगर आप एक ग्रास लैंड से सॉइल सैंपलिंग कर रहे हैं, आपका स्टडी एरिया ऐसा है जहां पर ग्रास लैंड है, तो उसमें फिर फील्ड को डिफरेंट स्मॉल जोन्स में आप डिवाइड कर लेंगे पहले। यानी यूजुअली लेस देन अगर 20 एकर्स का एरिया है आपके पास, तो उसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर लेंगे। और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि वहाँ से सैंपल लेते हुए रोड्स के साथ से सैंपल नहीं लेना, और जो बाढ़ है या फेंस लाइन्स हैं वहाँ से सैंपल नहीं लेना। और इसके अलावा जो स्पॉट्स जो हैं वो डिस्टर्ब्ड साइट्स हैं, यानी जहाँ पर किसी फीडिंग के लिए या एनिमल फीडिंग के लिए कोई जगह बनी हुई है, तो वहाँ से भी सैंपल जो है वो नहीं लेना होता, बल्कि आपने एक यूनिफॉर्म एरिया से सैंपल लेना होता है। और यूजुअली वहाँ से 15 से 20 कोर्स लेने होते हैं रैंडम जिग जैग पैटर्न में, और उन कोर्स को फिर मिक्स करके जो है वो सैंपल यूज कर लिया जाता है। इट अप्लाइज टू ग्रास लैंड या पैस्चर स्टडी एरिया। एंड फाइनली जो भी सैंपल आपने कलेक्ट किया है उसको प्रॉपर प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं यूजुअली वो वाटर सैंपल्स के लिए जो है वो ज़्यादा अवेलेबल हैं। सॉइल सैंपल्स के लिए या इसी तरह के जो स्लज या हैजर्डियस वेस्ट के सैंपल्स हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन सिमिलर मेथड सिमिलर कंडीशंस को सॉइल की प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉमनली जो भी सैंपल कलेक्ट किया जाता है, जिस भी चीज़ का, उसमें ख्याल रखा जाता है कि बायोडिग्रेडेशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन या वोलेटिलाइजेशन वाले प्रोसेसेस को अवॉइड करके उनसे बचा के सैंपल को एज सुन एज पॉसिबल लैब में टेस्ट किया जाए। और इस यूजुअली इन चीज़ों से बचाने के लिए सैंपल को लो टेम्परेचर पर यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप स्टोर करते हैं तो उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, तो उनके जो ये वाले बाकी रिएक्शंस हैं वो फॉर द टाइम बीइंग आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर सैंपल प्रिजर्वेशन जो है वो की जानी चाहिए बिफोर द यूज ऑफ सैंपल इन द टेस्टिंग।